दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। हम कर रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री का पहला अध्याय। इसमें हमने पार्ट 1 को पढ़ लिया है। अब पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं, जो भी बचा है इसमें उसको हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका लिखा गया है इतिहास को जानिए यहाँ पे। और इससे पहले भी हमने बहुत कुछ बातें, जैसे कि कोलंबस, वास्को डिगामा, उपनिवेशवाद, उपनिवेश और जो है औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक, ये सारे बातें जो है हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है यहाँ पर इतिहास के बारे में कुछ और जो भी जानकारी है उसको हम देखते हैं। लिखा गया है कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि इतिहासकार इतिहास को जानने के लिए जिन स्रोतों या साधनों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। ये तो हमने पढ़ा है कि जिन स्रोत साधनों का उपयोग करते हैं वो क्या होता है, प्रयोग करते हैं, वो क्या होता है, ऐतिहासिक स्रोत होता है। कक्षा 6 एवं 7 में भी आपने ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ा था। प्राचीन काल एवं मध्यकाल में कुछ ऐतिहासिक स्रोतों को स्मरण करते हुए निम्न तालिका को भरने के लिए कहता है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिया है शिलालेख। शिलालेख क्या था, तो पांडुलिपि। और एक था, आपको याद है कि चट्टान पर क्या लिखे जाते थे, अभिलेख। और सिक्के, तो सिक्के लघु चित्र होते थे जो मिनीचेयर होता था। और चौथा में आप ताम्रपत्र देंगे, तो साहित्य जो रचनाएं होती थी वो ताम्रपत्र में। और गुफा चित्र जो होता था उसमें ऐतिहासिक लेखन, यात्रा वृत्तांत, स्मरण, ये सारे को जो चित्र आपको देखने को मिलता था। बहुत सारे चित्र जो है दर्शाए जाते थे कि हम यहाँ से जो है कैसे गाय बकरी को, मतलब कि ऐसे पकड़ने वाले, जो जानवर को पकड़ने वाले भी चित्र आपको गुफा में मिलते हैं। ये समझिए आप सीधी सीधी बात। तो चलिए, गुफा चित्र हो गया, ताम्रपत्र हमने बताया, सिक्का बताया, चट्टान बताया, शिलालेख तो लिखा गया है। तो 4 हमने आपको बता दिए। चलिए अब हम यहाँ पर करेंगे बात जो कि होगी 7वें पेज का, जो स्मरण करें कि प्राचीन काल एवं मध्यकाल के स्रोत तो प्रायः एक ही थे, लेकिन प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल में स्रोतों की संख्या क्या हुई, काफ़ी अधिक हो गई। आपने देखा कि पुराने प्रकार के स्रोतों के अतिरिक्त मध्यकाल में कुछ नए स्रोत भी सामने आए। आगे आप पाएंगे कि आधुनिक काल में इन स्रोतों की संख्या एवं विविधता में भी वृद्धि हुई है। और ऐसा क्यों हुआ, आइए इसे समझने का हम अब प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए 7वीं कक्षा में आपने पढ़ा था कि 19वीं शताब्दी से पहले के सालों में छापे खाने नहीं थे। लिपिक या नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। बाद में क्या हुआ, तो 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक के माध्यम से सरकारी विभाग के कार्रवाइयों के दस्तावेज कई प्रतियां बनाई जाने लगी। इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियों को आप आज भी अभिलेखागारों में एवं पुस्तकालयों में देख सकते हैं। आगे है कि गारों में सरकार के दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाता है। इन दस्तावेज में सरकार की योजनाएं एवं कर से संबंधित दस्तावेज, पुलिस CID रिपोर्ट, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां के रिकॉर्ड, विभिन्न कमीशनों के रिकॉर्ड शामिल होते हैं। आज भी हर जिले में एक एक रिकॉर्ड रूम होते हैं, इन्हें आप भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, कचहरी आदि के रिकॉर्ड रूम भी देखने को मिलते हैं। ये महत्वपूर्ण है। क्या है ये, रिकॉर्ड रूम महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप अपने ज़िले के रिकॉर्ड रूम में जाकर अपने जो ज़िले से संबंधित क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त करना चाहेंगे। इन जानकारियों की एक सूची आप बना सकते हैं। देखिए, आप अपने ज़िले जाइएगा तो क्या क्या जानकारी, तो देखिए वहाँ की आर्थिक विकास दर क्या है, वहाँ की जो है कितने लोग साक्षर हैं, कितने लोग निरक्षर हैं, कितने जो है स्वास्थ्य जो है सुविधाएं अच्छी तरह से है या नहीं है, घनत्व कितना है, गरीबी रेखा कितना है, या ये सब जो है जानकारी आप ले सकते हैं। टैक्स जो है उचित दर से लिया जा रहा है या नहीं, आमदनी लोगों की कितनी है, ये सारी जानकारियाँ आप देखते हैं। चलिए आगे देखेंगे। इसी तरह पुस्तकालयों में वर्षों पहले अखबार, व्यक्तिगत पत्र, डायरियाँ, निजी दस्तावेज आदि चीज़ें सुरक्षित रखी जाती है। महान व्यक्तियों के जीवन एवं आत्मकथा इतिहास के अध्ययन में उपयोगी साबित हुए। इन पुस्तकों से हमें उन व्यक्तियों के बारे में विशेष जानकारी मिलती है जिन्होंने राजनीति, प्रशासन एवं समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है। साथ ही इन पुस्तकों में से
इससे हमें उस विषय के समाज में हो रही विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में पता चलता है। चलिए, अब एक फिर क्वेश्चन आपसे है कि आत्मकथा एवं जीवनी के संबंध में अपने शिक्षक से चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए, आत्मकथा जो होता है अपनी स्वयं की कथा आत्मकथा क्या होती है? स्वयं की कथा आत्मकथा कहलाती है। वहीं देखेंगे तो वहीं अन्य किसी व्यक्ति के जीवन की जो कथा का संकलन होता है उसको जीवनी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो किसी व्यक्ति की कथा का संकलन आप किसी को देते हैं लेकर, तो वो क्या होता है? जीवनी होता है। अगर लेकिन आप अपने जीवन की बात लिखिए भाई, आत्मकथा लिखेंगे आप, आत्मकथा बायोग्राफी। चलिए, अब हम चलते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि अपने देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेहरू स्मारक पुस्तकालय एवं पटना स्थित सचिदानंद सिन्हा पुस्तकालय। कहाँ है पटना में? पटना में कौन पुस्तकालय? सचिदानंद सिन्हा पुस्तकालय। और बिहार राज्य अभिलेखागार जैसी संस्थाओं में आप जाकर सामग्रियों का अध्ययन कर सकते हैं। हम तो गए हैं सचिदानंद सिन्हा पुस्तकालय, बहुत बार गए हैं, आप भी जाकर देख सकते हैं। चलिए, आगे है कि इधर हाल ही के दिनों में पिछली पीढ़ी के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के भाषण, साक्षात्कार एवं स्मृतियों के रिकॉर्ड रखने की परंपरा भी कुछ संग्रहालयों में शुरू की गई। ये देख सकते हैं, पटना स्थित बिहार अभिलेखागार का चित्र आपको दिया गया है। आगे है कि 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का मानचित्र तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का तथा स्थानीय फसलों का पता लगाया जाता था। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई सर्वेक्षण भी किए जाते थे। आज ये सारे सर्वेक्षण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत के स्रोत साबित हो रहे हैं। एक तस्वीर यहाँ पर आपको दिया गया है। ये तस्वीर क्या है? शरीफे का पौधा है। क्या ये? शरीफे का पौधा है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधे के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इस नमूने में स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाए जाते थे। जो नमूने बनाए गए या स्थानीय कलाकारों द्वारा के बनाए गए। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाती रही। मतलब 1871 से जनगणना आपको होता है, 1882 से चलता रहा। लेकिन अभी तत्काल में जनगणना आपको 2011 तक हुई है, उसके बाद अभी नहीं हुई है। 2021 में होना था, किसी कोरोना के कारण रुका हुआ है। आगे चलेंगे। भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनका धर्म, जाति, व्यवसाय, शैक्षणिक स्तर आदि के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जाती है। जनगणना में क्या होता है? जनगणना के द्वारा आप उसके जिस भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले सभी, मतलब राज्य में जो रह रहे हैं लोग, उनकी संख्या, धर्म, जाति, व्यवसाय, शैक्षणिक स्तर की जानकारियाँ इकट्ठी की जाती है। इन जानकारियों के आधार पर उनके बेहतरी के लिए भावी योजनाएं तैयार की जाती है। बिहार में क्या जनगणना हो रहा था? गणना हो रहा था? आप बताइएगा। तो जनगणना हो रहा था कि गणना हो रहा था? तो कह तो रहे थे गणना हो रहा है, लेकिन हो रहा था जनगणना। हमने देखा कि 17 कॉलम भरे जा रहे थे। 17 कॉलम में ये सारे अभी जनगणना के पाठ पढ़े हैं अभी, कि जाति, धर्म, व्यवसाय, शैक्षणिक स्तर, ये सारे के सारे उस कॉलम में पूछे जा रहे थे। तो आप ही बताइए, जनगणना था या जगन्ना था? चलिए, उतना बहस इस पर नहीं करेंगे, लेकिन अभी बिहार सरकार के द्वारा आपको याद रखना है कि जातिगत गणना की जा रही थी। तो किस लिए? विकास के लिए। मतलब विकास का यहाँ पर कहा गया कि हम हर जाति का विकास करेंगे और इसीलिए हम गणना करवा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, लिखा गया कि भारत में पहली और आखिरी जनगणना कब हुई? तो आपको मैंने बता दिया 1871, जो कि शुरू होता है, रेगुलर में शुरू हो जाता है 1882 में, और आखिरी जनगणना 2011 में हुई है। आगे चलेंगे। वह यहाँ पर लिखा गया कि इन सारे ऐतिहासिक स्रोतों के अलावा एक अनपढ़ आदमी, आदिवासी किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब क्या सोचते थे, उनके अनुभव क्या थे, इसे जानने के लिए हम लोगों को अभी भी कोशिश करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें उस समय के कवियों और उपन्यासकारों की रचना, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकें, यात्रियों की स्मरण आदि चीज़ों को टटोलना होगा।
आपने महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद के बारे में अवश्य सुना होगा। इनकी कई रचनाएं ऐसे जैसे कि गबन गोदाम एवं कफन में एक सामान्य आदमी की परिस्थितियां का जिक्र है। इनकी रचनाओं में तात्कालिक समाज की तस्वीर भी देखने को मिलती है। हमने ये तीनों उपन्यास पढ़ लिए, आप भी पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलेंगे। कुछ लोग कहानियाँ, उपन्यास एवं ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित फिल्में भी बनाते हैं। इन फिल्मों के माध्यम से हम मनोरंजन के रूप में अतीत के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, अगर आपको कुछ कहानियों एवं ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित फिल्म आपने अगर देखी है तो वर्ग में साथियों से चर्चा कर सकते हैं। आप अगर ऐसी फिल्म देखे होंगे तो चर्चा कर सकते हैं कि हाँ, मैंने ऐसी फिल्म कैसी, जैसे कि गांधी फिल्म है, ये सामाजिक फिल्म है। आप गांधी के संघर्ष, उनके जो है विकास, उनके जो है महानता, उनका जो है कैसा ऊर्जा था, बूढ़े व्यक्ति थे तब पर भी ऊर्जावान थे, और ये सारी बातें जो है उनका चित्रण, मूल्यांकन, ये सारी घटनाओं फिल्म में जो है दिखाई जाती है कि कैसा जो है व्यक्ति कैसे जो है भारत को आज़ाद कराया, किस परिस्थितियों में ये आंदोलन, असहयोग आंदोलन से लेकर चंपारण आंदोलन से लेकर के आप भारत छोड़ो आंदोलन तक के कार्य को देखते हैं तो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। 1915 से लेकर 1947 तक के काल आप गांधी युग के नाम से जानते हैं। जो जब उनकी मृत्यु होती है 48 में, 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी मृत्यु की मतलब हत्या की जाती है, तब तक जो गांधी युग जो इस प्रकार से उन्होंने कहा था कि उनके बहुत सारे वक्तव्य हैं। आप एक एक करके जो है इनके बारे में पढ़ेंगे, इतना समय हम यहाँ पर अभी नहीं देंगे। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि करीब 200 साल पहले कैमरे का आविष्कार हुआ। कब? तो 200 साल मात्र पहले जो है कैमरे का आविष्कार होता है। भारत में इसका इस्तेमाल कब से शुरू होता है? तो 1850 ईस्वी के दौरान शुरू हुआ। कैमरे का इस्तेमाल भारत में कब हुआ? तो 1850 में। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह जो तो क्या थे? बहादुर शाह द्वितीय का फोटो उपलब्ध है। किससे? तो कैमरे से। फोटो किससे उपलब्ध है? कैमरे से। बहादुर शाह द्वितीय का फोटो कैमरे से लिया गया। वह पहला और आखिरी मुगल बादशाह था जिसकी फोटो कैमरे से खींची गई थी। पहला और आखिरी बादशाह जिसकी फोटो कैमरे से खींची गई। ये ऐतिहासिक स्रोत के रूप में व्यक्तियों, स्थानों और वस्तुओं के फोटो वस्तुतः उपयोगी साबित होते हैं। मुगल बादशाह कौन था जिसका फोटो कैमरा से खींचा गया? तो बहादुर शाह द्वितीय पहला भी था और आखिरी भी था। मुगल बादशाह आप तो जानते हैं कि फ़ोटो खिंचाया, बेचारा मर गया। 1850 यहाँ पर देख रहे हैं, 57 की क्रांति में भाग लिया, उसके बाद तो इसको लंगूर भेज दिया गया। कहा गया कि 2 गज जो है ज़मीन नहीं मिल सकी, नसीब नहीं हो सकी। ये देख सकते हैं कि तस्वीर बहादुर शाह जफ़र का कैमरे से ली गई ये तस्वीर। आपने जो है अभी तक ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जाना। आइए कुछ ऐतिहासिक स्रोत के विभिन्न समाचार पत्रों एवं CID रिपोर्ट एवं पत्र के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। अब एक एक जो है यहाँ पर लिखे गए कुछ शब्दार्थ होंगे। ये बहादुर शाह जफर है। क्या है? बहादुर शाह जफर। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इन बिहार। ये सारे जो है तस्वीर देख सकते हैं। स्रोत देखिए ये क्या है? तो 31 मार्च को पंडित जवाहरलाल नेहरू छपरा से अपनी सभा की शुरुआत की। कहाँ से? तो 31 मार्च को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने छपरा से अपनी सभा की शुरुआत की। छपरा रेलवे स्टेशन पर डॉक्टर महमूद एवं करीब 400 कार्यकर्ता ने उनका स्वागत किया। 9 बजे सुबह से आसपास इलाके में करीब 8 गाँव में सभाएं की। पराया हर जगह लोगों से अहिंसात्मक ढंग से नमक कानून तोड़ने का आग्रह किया गया। 31 मार्च की रात को बेतिया, ये सब जो है बिहार से क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने कब जो है छपरा में सभा की? 31 मार्च को। और यहाँ पर याद रखना है कि 400 कार्यकर्ता थे। कहाँ पर? तो छपरा में। आगे यहाँ पर देखेंगे कि ये तो हो गया। हाँ, 31 मार्च की रात को बेतिया के लिए रवाना हो गए और अगले दिन 1 अप्रैल को बेतिया के करीब 20,000 लोगों की सभा को संबोधित किया।
बेतिया से कार द्वारा मोतिहारी के लिए रवाना हुए। वहां दोपहर के करीब 10,000 लोगों की भीड़ को संबोधित किया। हर जगह लोगों को उत्साहपूर्वक जो है उनका स्वागत किया। अपने बिहार भ्रमण के दौरान उन्होंने सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर एवं सारण जिलों में लोगों को अंग्रेजी शासन के द्वारा प्रतिबंधित नमक कानून तोड़ने के लिए प्रेरित किया। 3 अप्रैल को उन्होंने सारण जिले के चौकीदारों से अंग्रेजी सेवा छोड़ने की आग्रह की। ये अनुवाद जो है CIT विभाग 1930 मेमो 3639 हिंदी अनुवाद है। ये ऊपर में इंग्लिश था, ये हिंदी है। ये देख सकते हैं बिहार का और कुछ बातें यहाँ पर इंग्लिश में दिए गए हैं अखबार में जो छपते थे। देख सकते हैं महात्मा जी ने नमक कानून तोड़ डाला। ये सारे जो है अखबार में छपरा जिले में सत्याग्रह, बिहार सत्याग्रह समाचार, ये देख सकते हैं कैसे हाथों से लिखे जाते थे। मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सैनिकों की भर्ती इत्यादि जो है बातें, दरभंगा, ये सब तो पढ़ नहीं पाएंगे। ये सब जो इतना न लिखा गया हाथों से है, कुछ मिट गया है, आप इसको जाकर देख सकते हैं। जो ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तस्वीर हैं, देखेंगे ये सारे यहाँ पर अब आपको एक एक करके हिंदी अनुवाद दिया गया है, हिंदी में लिखा गया है। देखेंगे स्रोत है वायसराय से गांधी जी का पत्र। देखिए, सत्याग्रह आश्रम साबरमती 2 मार्च 1930। प्रिय मित्र, निवेदन है कि इसके पहले कि मैं सविनय कानून भंग शुरू कर दूं और शुरू करने पर जिस जोखिम को उठाने के लिए मैं इतने सालों से हिचकिचाता रहा हूं उसे उठाऊं, इस उम्मीद से मैं आपको यह पत्र लिखने जा रहा हूं कि अगर समझौते का कोई रास्ता निकल सके तो उसके लिए कोशिश कर सके। ये किसको लिख रहे हैं? तो वायसराय को लिख रहे हैं। चलिए आगे है। अहिंसा में मेरा विश्वास तो जाहिर ही है। जानबूझकर मैं किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं कर सकता, तो फिर मनुष्य हिंसा की बात ही क्या है। फिर भले ही उन मनुष्यों ने मेरा या जिन्हें मैं अपना समझता हूँ उनका बड़े से या बड़ा अहित क्यों ना किया। इसीलिए जो भी अंग्रेजी सल्तनत को मैं एक बला मानता है तो भी मैं यह कभी नहीं चाहता कि एक भी अंग्रेज को या भारत में उपार्जित उसके एक भी उचित हित को किसी तरह का नुकसान पहुँचे। तो फिर मैं किस कारण अंग्रेजी शासन को शाप रूप मानता हूँ। क्या मतलब? कारण ये है कि इस राज्य ने एक ऐसा तंत्र खड़ा कर लिया है जिसकी वजह से मुल्क हमेशा के लिए बढ़ते हुए परिणाम में बराबर चूसा जाता रहे। अलावा इसके इस तंत्र का फौजी और दीवानी खर्च इतना ज़्यादा तबाही करने वाला है कि मुल्क उसे निकाले। अगर आप ना सुनेंगे तो, लेकिन अगर ऊपर लिखी बुराइयों को दूर करने का कोई इलाज आप ढूंढ निकालेंगे तो मेरे इस खत का आप पर कोई असर न होगा। तो इस महीने की 11वीं तारीख को मैं आपके आश्रम के जितने साथियों को ले जा सकूंगा उतने साथियों के साथ नमक संबंधी कानून तोड़ने के लिए कदम बढ़ाऊंगा। गरीबों के दृष्टिबिंदु से यह कानून मुझे सबसे ज़्यादा अन्यायपूर्ण मालूम हुआ। आज़ादी की यह लड़ाई खासकर देश के गरीब से गरीब लोगों के लिए है। अतः यह लड़ाई इस अन्याय के विरोध से शुरू की जाएगी। ये ऑल इंडिया कमेटी जो है कांग्रेस कमेटी जी जो है 1930 मतलब हिंदी अनुवाद 1930 ईस्वी। अब देखेंगे समय के साथ परिवर्तन। तो कक्षा 7 में हम लोगों ने पढ़ा था कि समय के साथ हमारे समाज में उनके परिवर्तन होते। यह परिवर्तन कभी शब्दों के अर्थ, कभी स्थानों के नाम, कभी भौगोलिक सीमाओं एवं जीवन के संदर्भ में होते रहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप ने आधुनिक भारत, बांग्लादेश, नेपाल, जो भूटान, पाकिस्तान और मालदीव सम्मिलित थे। महाद्वीप में कौन कौन से हैं भी? तो 7 देश तो आप जानते ही होंगे कि ये भारत में बांग्लादेश, नेपाल,
पाकिस्तान, भूटान, मालदीव, श्रीलंका भी है। तो इसमें से भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश अंग्रेजों के भारतीय साम्राज्य के अभिन्न अंग थे। तीनों क्या था? एक था। म्यांमार जो तात्कालिक बर्मा है, श्रीलंका जो तात्कालिक का था सिलोन था, भी 1937 तक अंग्रेजों के एशियाई साम्राज्य के अंग थे। 1937 तक, ये याद रखना है। स्वतंत्रतावाद हमारा देश भारत जो हिंदुस्तान दो भागों में विभाजित हो गया। बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाब एवं पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चले गए। अभी जो बांग्लादेश देख रहे हैं वो क्या था? पूर्वी बंगाल था। बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाब ये सब पाकिस्तान में गए। बाद में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा अलग होकर क्या बन गया? बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र देश बना। 20वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार एवं उड़ीसा क्या था? प्रांत एक था। बंगाल प्रांत के अंग थे। कौन? तो बिहार और उड़ीसा। लेकिन 1912 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर नए प्रांत के रूप में गठित किया गया। क्या हो गया? तो 1912 में दोनों एक साथ हुए। कौन कौन? तो बिहार और उड़ीसा। फिर जो है 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दोनों को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। यहाँ पर 1912 और 1936 याद रखेंगे। 1912 में कौन? तो बिहार और उड़ीसा। और बिहार से कौन अलग होता है? तो उड़ीसा। याद रखेंगे, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद फिर देखेंगे बिहार से अलग कौन होता है? तो झारखंड। पुनः जो है 15 नवंबर 2000 को बिहार से उसके दक्षिणी पठारी क्षेत्र को अलग कर पृथक राज्य जो है झारखंड के नाम से गठित किया गया। ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये झारखंड का क्षेत्र देख रहे हैं, बिहार का राजनीतिक क्षेत्र, ये झारखंड का क्षेत्र जो यहाँ से झारखंड का क्षेत्र है, और ये क्या है? बिहार है। ये बिहार है आपका। झारखंड का क्षेत्र देखेंगे तो ये जो नीचे वाला बिहार और वर्तमान आपका ये बिहार है। जो ऊपर से, 1 मिनट, हम एक एक करके नाम आपको यहाँ से बताएंगे, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा गया है तो हमको यहाँ पर देखिए, कैमूर जो भभुआ के नाम से ये जो है रोहतास है। सासाराम जो आप जानते हैं कि यहाँ पर किसका है? शेरशाह सूरी का मकबरा। औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, वाका, भागलपुर। कितना हुआ? ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, भभुआ हुआ, ये रोहतास हुआ, ये औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। टोटल कितने हुए? 8। झारखंड के नीचे आपको 8 जो है जिला लगता है। इधर चलेंगे, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, ये बंगाल से लगता है। किससे? बंगाल से। फिर इधर चलिए तो भभुआ, बक्सर, और यहाँ पर देखेंगे छपरा, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, और यहाँ पर आरा भी है। आरा, भोजपुर, आरा और भोजपुर, ये सारे जो हैं 8 जो फिर हैं वो सारे लगते हैं कितने? यूपी से। ऊपर 7 है, ऊपर 7 जो है नेपाल से लगता है, ऊपर 7 नेपाल से। इधर देखेंगे पश्चिम चंपारण, मोतिहारी जो पूर्वी चंपारण है, और यहाँ पर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। कितने हुए? 7 हुए। तो ये 7 जो हैं आपको किससे लगते हैं? चौहद्दी में देखेंगे तो नेपाल से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि कहाँ कितने, मतलब यूपी से और झारखंड से, यहाँ पर पश्चिम बंगाल से, और एक जो है सीमा लगता है देश से। वो देश कौन है? नेपाल है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर बिहार के प्रमंडल दिए गए हैं। तो बिहार के प्रमंडल कितने हैं? तो 9 है। जिला कितना है? 38 है। प्रमंडल कितने? 9। जिला कितना? 38। देखिए यहाँ पर शेखपुरा, शिवहर और लखीसराय बहुत छोटा छोटा है, इसलिए यहाँ पर दिखा दिया गया है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे जो कि प्रमंडल में आपको मुंगेर, प्रमंडल के बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे। बहुत ही जो है यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा। प्रमंडल जो है हम एक एक करके आपको तिरहुत प्रमंडल, देखिए ऐसे आपको यहाँ पर दिखा दें। ऊपर वाला जो है तिरहुत प्रमंडल, क्या ऊपर तिरहुत है। यहाँ पर आपको कोसी प्रमंडल मिलेगा, ये कोसी प्रमंडल है। पूर्णिया प्रमंडल 3 ऊपर में मिल गया ना आपको। यहाँ पर देखेंगे सारण प्रमंडल है 4था, और यहाँ पर मुंगेर प्रमंडल है 5वां, और यहाँ पर नालंदा प्रमंडल है 6ठा, और देखेंगे तो यहाँ पर जो है प्रमंडल जो है, यहाँ पर प्रमंडल कौन प्रमंडल है? 1 मिनट रुकिएगा।
संथाल परगना प्रमंडल है, ये संथाल परगना है। और यहाँ पर देखेंगे तो नीचे आपको जो प्रमंडल दिखता है, नीचे प्रमंडल, तो ये नीचे का प्रमंडल आपको औरंगाबाद और रोहतास, भभुआ और ये जो देख रहे हैं पलामू प्रमंडल, ये सारे जो है प्रमंडल, टोटल 9 प्रमंडल आपको दिखते हैं। जो टोटल 9 प्रमंडल में आपको कितने, तो 38 जिला है। एक एक प्रमंडल को हम आपको 1 मिनट में बताते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आ ही गया तो आप हम बता ही क्यों ना दे, जब आ गया तो सुन लीजिए। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से ऊपर से चलते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका जो है ये पटना, बीच वाला जो देख रहे हैं ये पटना का है, ये बीच वाला क्या है, पटना है, ठीक। पहला क्या हो जाएगा, पटना। यहाँ पर आप देखेंगे मगध है, क्या है, मगध प्रमंडल। और यहाँ पर देखेंगे तो सारण प्रमंडल, कहाँ पर, यहाँ पर सारण प्रमंडल। और यहाँ पर देखेंगे तो दरभंगा प्रमंडल। और यहाँ पर नीचे में देखेंगे तो कौन है, तो मुंगेर प्रमंडल, बेगूसराय आता है, खगड़िया आता है इसी में। और जो है 6 प्रमंडल, जो है आपको 6 जिला है इसमें आता है, किसमें, मुंगेर में। और यहाँ पर फिर देखेंगे तो ये भागलपुर का प्रमंडल अलग है, इसमें बांका और भागलपुर आता है। और जो है यहाँ पर देखेंगे तो पूर्णिया प्रमंडल, कहाँ पर, ये देख रहे हैं पूर्णिया प्रमंडल। और एक है यहीं पर कोसी प्रमंडल, क्या है ये, कोसी प्रमंडल। समझ गए, टोटल कितने हुए, 9। टोटल कितने हुए, 9। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, ये आप देख रहे हैं तिरहुत, दरभंगा और मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया और कोसी, कितना हुआ, 9। एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं 9 में कौन कौन है। ऐसे सिर्फ आप ध्यान से दीजिए, ये हो गया तिरहुत, तिरहुत हो गया, यहीं पर है दरभंगा, ठीक। कोसी, पूर्णिया, कोसी पूर्णिया 4 यहाँ पर हो गया। 5 यहाँ पर देखेंगे, एक जो है यहाँ पर हो गया पटना, मगध, यहीं पर मगध, यहीं पर सारण, इसके बगल में सारण, 5 3 4 3 7, यहाँ पर एक 8 और एक यहाँ पर है भागलपुर, जो हो गया कितना, 9 हो गया, 9। तो टोटल कितने हुए, 9। याद हो गया। यहाँ से ये जो नीचा जो क्षेत्र है ये किसका है, तो ये आपका है जो पुराना जिला था, जो 52-53 जिला था, जो यहाँ देख सकते हैं, ये सारे के सारे थे। दक्षिण जो दिख रहा है ये यहाँ से काटा हुआ है, यहाँ से काटा गया है, यहाँ से ऐसे करके काटा गया है। नीचे का क्षेत्र हो गया आपका पूर्व विभाजन वाला क्षेत्र, जो झारखंड का है। ये क्या है, झारखंड है, ये क्षेत्र झारखंड है, ये रांची बीच में है, ठीक है। हमने पूरे 9 प्रमंडल के नाम भी आपको बता दिए। ये देखिए आपका जो है भारत, भारत में आपको बिहार यहाँ पर दिखेगा, कहाँ पर, यहाँ पर बिहार, ये देख रहे हैं, ये बिहार है। और राजनीतिक देखेंगे मानचित्र में तो बिहार तो आपको कहाँ दिखता है, तो ये बिहार है। और टोटल यहाँ से चलेंगे जम्मू कश्मीर, यहाँ पर से हिमाचल, ऐसे करके चलेंगे तो पूरा ये 7। और इधर आपको राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, जो है तमिलनाडु, तेलंगाना और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। इधर आपको अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे तो 28 हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये चैप्टर ही खत्म हो गया। यहाँ पर है कि गतिविधि है कि भारत एवं बिहार में दिए गए इन चार मतलब ये दिए गए इन 4 अलग अलग मानचित्रों से आपको किस प्रकार की जानकारी प्राप्त हो रही है, सोचकर बताने के लिए कहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो वर्तमान भारत है उसकी जानकारी आप देख रहे हैं, टोटल कितने राज्य हैं और क्या क्या हैं, भारत की राजधानी क्या है, राज्य की राजधानी क्या क्या है, राजनीति में आपको मिलता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसा जो है ये आपको जो चित्र दिख रहा है, ये चित्र में आपको दिख रहा है क्या, तो भारत में वर्तमान जो है बाहरी सीमा जो है वर्तमान का, ये आपका बाहरी सीमा है। और ये जो दिख रहा है लाल लाल, तो ये ब्रिटिश साम्राज्य जो था, ये लाल लाल जो दिख रहा है ये पूरा बिहार, यूपी और साथों इधर थोड़ा असम का क्षेत्र छूटा हुआ था, ये स्वतंत्र था। और ये स्वतंत्र कौन था, तो ये जो है महाराष्ट्र, गुजरात का कुछ क्षेत्र, राजस्थान, और यहाँ पर निजाम जो था, हैदराबाद का क्षेत्र, मैसूर का क्षेत्र, ये सब स्वतंत्र था। क्या था, ये सब स्वतंत्र थे। ये ऐसे और पुर्तगाली का भी था, फ्रांसीसी भी था, ये सब कुछ जो है जगह पर आपको देखने को मिलता है। तो चलिए आगे चलते हैं, आपका ये चैप्टर ही समाप्त हो गया। अभ्यास है, चलिए अभ्यास में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खाली स्थान भरना है, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ खाली स्थान है। तो चलिए खाली स्थान भरिए, कैसा
कहाँ पर क्या आंसर होगा आप बताइएगा। पहला है कि पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक क्या करना, क्या करेगा अधिक से अधिक, पूंजीपति रुपयन कमाता है, क्या है, मुनाफा कमाएगा, क्या करेगा, मुनाफा कमाना। अगला है कि 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे टैक्स कहते हैं, क्या कहे थे, तो आपने इटली में देखा था, तो क्या हुआ था वहाँ पे, पुनर्जागरण। यहाँ पर शुरू में आपको 1 मिनट ऊपर ले चलें, चलिए ऊपर चलिए और यहाँ पर आप देखिए कि कहाँ पर पुनर्जागरण शुरू होता है। हमने आपको बताया था, यहाँ पर देखेंगे कि पुनर्जागरण जो शुरू होता है काल, 1 मिनट रुकिएगा, पुनर्जागरण का 1 मिनट, पुनर्जागरण ऊपर ही था, उपनिवेशवाद, पूंजीवाद, औद्योगिक और खोज यात्राएं, पुनर्जागरण, ये है ना इटली, ये देख रहे हैं इटली। 15वीं शताब्दी में इटली में क्या हुआ, नया आंदोलन शुरू हुआ जिसे क्या कहते हैं, पुनर्जागरण कहा जाता है। ये हमने दिखा दिया अभी। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन को अब देख लिए तो कहाँ से पूछ रहा है ये तो आपको लग गया ना। चलिए यहाँ पर है, हो गया दूसरा। तीसरा, मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को डैश क्रांति कहते हैं, तो औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति। अगला देखेंगे, डैश में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है, तो आप जान ही रहे हैं किस में रखा जाता है, तो अभिलेखागारों में, पुस्तकालयों में, यहाँ पर सरकारी जो है और संग्रहालयों में। यहाँ पर आप ऐसे तो सरकारी दस्तावेज से आपको कागज़ हम बता दिए, संग्रहालय में और जो है पुस्तकालय में यहाँ पर रखा जाता है, लेकिन सरकारी कह रहा है तो अभिलेखागारों में, जहाँ पर लिखाई पढ़ाई का जो आपको सब सामान जो 200-300 साल पहले मिल रहा है अभी, तो क्या था वो लिखा गया और वहाँ पर रखा गया तो तभी मिल रहा है। तो सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित कहाँ पर रखा गया, तो अभिलेखागारों में। आगे चलेंगे, समय के साथ देश और राज्य देश की सीमाओं में परिवर्तन होते रहता है, तो भौगोलिक सीमा में परिवर्तन आपको होते रहता है, किसके सीमा में, तो भौगोलिक सीमा में। तो यहाँ पर एक एक करके फिर से आपको मैं आंसर बता दें, यहाँ पर मुनाफा कमाना होगा और यहाँ पर जो है 15वीं शताब्दी में एक नया पुनर्जागरण कहलाता है और यहाँ पर मशीनों द्वारा औद्योगिक होगा और डैश सरकारी तो अभिलेखागारों होगा और समय के साथ देश तो क्या होता है, भौगोलिक सीमा जो है परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आंसर भी हो गया। कुछ देखिए यहाँ पर गलत और सही है, सही और गलत आपको बताना है, तो ये भी कर ही लेते हैं। चलिए आपका है पहला कि वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है कि वस्तु जो प्रश्न जो है प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, ये तो सही है, अब रिसर्च करके बताइए। सही है। और अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल का भारतीय इतिहास का धर्म के आधार पर बांटना उचित था, एकदम नहीं था, ये गलत है, आपको हमने बहुत अच्छी तरह से बताया है। अगला है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहाँ के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की, उन्होंने तो की, गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत तो की, तो ये गलत हो गया। ऐतिहासिक स्रोतों से एक आम आदमी के बारे में भी जानकारी मिलती है, किसी मिलती है, तो ऐतिहासिक स्रोतों से आप जो है एक आम आदमी की जानकारी लेते हैं, नहीं, किसका जानकारी, जो राजा है, जो मतलब जो बड़ा आदमी है वही इसका जो है लिखवाता था और जो राज्य काज चल रहा है उसी की जानकारी आपको मिलती है। आगे है कि यहाँ पर देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी के पहले हमारे देश की भौगोलिक सीमा थी, आज़ादी के बाद भी वही सीमा रह गई, नहीं, गलत बात है। ये तो आप जानते हैं कि भारत से जो है टुकड़े हुए कौन, तो पाकिस्तान का, पाकिस्तान जो है इधर पाकिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और इधर जो पूर्वी बांग्लादेश के साथ बना था। और अभी जो है पूर्वी बांग्लादेश क्या हो गया, बांग्लादेश के पूर्वी जो बंगाल है वो क्या हो गया, तो बांग्लादेश हो गया, पूर्वी बंगाल अभी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है और पश्चिमी जो ये क्षेत्र है ये क्या हो जाएगा, पाकिस्तान है, तो ये बदलता रहता है, ये भी आपका गलत हो गया। तो चलिए आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्द जो है हम सारे चैप्टर समाप्त करेंगे। MCQ आपको मिलेगा, आप धैर्य बना कर रखिए, हर चैप्टर का MCQ हम देंगे, इसमें कोई कोताही नहीं होगी, हम हर चैप्टर का आपको MCQ देंगे लेकर, ठीक है। मिलिए अगले चैप्टर में, बहुत बहुत धन्यवाद।